आज मैं आपको शेयर मार्केट बिल्कुल रॉ और देसी अंदाज में समझाने वाला हूँ। ना कोई भारी भरकम फाइनेंस की भाषा, ना बोरिंग लेक्चर, सिर्फ ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आप सभी शेयर मार्केट को पहले जैसा नहीं देखेंगे। हम सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि शेयर क्या होता है, हम समझेंगे कि शेयर मार्केट पैदा ही क्यों हुआ, इसके पीछे इंसानी दिमाग, ज़रूरत और विज्ञान क्या था। अगर आपने यह वीडियो आखिरी तक देखा तो आपके दिमाग में शेयर मार्केट का पूरा नक्शा बन जाएगा। फिर जब भी कोई आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज या इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, आपको हर चीज़ की जड़ समझ आएगी। लेकिन इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय जब ना पैसा था, ना बैंक, ना कंपनियां और ना ही शेयर मार्केट। स्वागत है पाषाण युग में। कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना जंगल है, इंसान सिर्फ शिकार करके अपना पेट भरता है। जिस दिन शिकार मिल गया उस दिन खाना मिल गया, जिस दिन नहीं मिला उस दिन पूरा परिवार भूखा सोएगा। उस दौर में भविष्य जैसी कोई सोच ही नहीं थी, ना बचत, ना निवेश और ना ही ट्रेडिंग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। इंसान के पास चीज़ों को लंबे समय तक संभाल कर रखने की तकनीक ही नहीं थी। ना बर्तन, ना गोदाम, ना खेती और ना कोई ऐसी व्यवस्था जिससे आज की मेहनत को कल के लिए बचाया जा सके। यहीं से शुरू होती है इंसान सभ्यता की सबसे बड़ी यात्रा, और आखिरकार यही यात्रा हमें हजारों साल बाद शेयर मार्केट तक लेकर जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंसान का दिमाग लगातार विकसित हो रहा था। उसने एक बार समझ ली, अगर हर दिन सिर्फ शिकार पर निर्भर रहें तो जिंदगी हमेशा जोखिम में रहेगी। यहीं से इंसान ने खेती करना शुरू किया। अब पहली बार उसके पास सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का भी खाना था, यानी भविष्य की सोच यहीं से जन्म लेने लगी। लेकिन विकास अभी रुका नहीं था। कुछ समय बाद इंसान ने एक ऐसी खोज की जिससे पूरी दुनिया बदल दी। धातु। पहले तांबा मिला, फिर कांसा और बाद में लोहा। अब पत्थर के कमजोर औजारों की जगह मजबूत धातु के औजार आ गए। खेती पहले से कहीं आसान हो गई, जंगल साफ होने लगे, बड़े खेत बनने लगे और उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। जरा सोचिए, जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज होने लगा तो उसने उसे अपने पास रखने के बजाय दूसरों से चीज़ें बदलनी शुरू की। यहीं से व्यापार की पहली चिंगारी जली। यानी इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि लेन देन, बचत और भविष्य के बारे में भी सोचने लगा। और यही छोटी सी चिंगारी हजारों साल बाद हमें शेयर मार्केट तक लेकर जाएगी। कुछ समय बाद इंसान ने एक ऐसी खोज की जिससे पूरी दुनिया बदल दी। धातु। पहले तांबा मिला, फिर कांसा और बाद में लोहा। अब पत्थर के कमजोर औजारों की जगह मजबूत धातु के औजार आ गए। खेती पहले से कहीं आसान हो गई, जंगल साफ होने लगे, बड़े खेत बनने लगे और उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। जरा सोचिए, जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज होने लगा तो उसने उसे अपने पास रखने के बजाय दूसरों से चीज़ें बदलनी शुरू की। यहीं से व्यापार की पहली चिंगारी जली। यानी इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि लेन देन, बचत और भविष्य के बारे में भी सोचने लगा। और यही छोटी सी चिंगारी हजारों साल बाद हमें शेयर मार्केट तक लेकर जाएगी। करेंसी का इतिहास। यह कहानी है हजारों साल बाद की, जब इंसान वस्तु विनिमय के जरिए व्यापार कर रहा था। इस सिस्टम में आज के मॉडर्न शेयर मार्केट की पहली ईंट माना जा सकता है। वस्तु विनिमय का मतलब था एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे अगर आपको गेहूं के बदले चावल चाहिए तो मिल जाएगा, पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी। मान लीजिए किसी को कपड़े चाहिए, वो कपड़े वाले के पास गया और बदले में गेहूं ऑफर किया, लेकिन कपड़े वाले को गेहूं की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की समस्याओं के कारण यह सिस्टम टिक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा था और इंसान अपनी सभ्यता के सबसे अच्छे दौर में था। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ बुद्धिमान लोगों ने दिमाग लगाया और कौड़ियों का इस्तेमाल पहली करेंसी के रूप में होने लगा। समय बीता और व्यापार में पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इसमें भी एक दिक्कत आने लगी। कई बार लोग समुद्र के किनारे से मुफ्त में ढेर सारी कौड़ियाँ उठा लाते और मज़े करते, लेकिन इसी बीच व्यापार और फैला तो इस पर राजा की नज़र पड़ी। यह बड़ी दौर का था जब इंसान शुरुआती शहर और पक्के सड़कें बना रहा था। राजा व्यापार पर अपना नियंत्रण चाहता था, इसीलिए उसने तांबे के सिक्के बनवाए और सोने की मुद्राओं का दौर चालू हुआ। इसमें हर सिक्के के वजन के आधार पर यह तय होता था कि
उसके बदले क्या वस्तु मिलेगी। कुछ समय बाद व्यापार और बढ़ा, इतना बढ़ा कि यह देश के बाहर समंदर पार तक होने लगा। अब बिजनेसमैन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इससे भारी सोने के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था और ऊपर से लूट का डर अलग था। जब फिर ज्ञानी लोगों ने दिमाग लगाया और बनाया कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक लिखित पर्ची जिसे राजा खुद लिख कर देता था और उस पर राज्य की मुहर लगी होती थी। इसका मतलब था कि राजा गारंटी लेता था कि इतना सोना मेरे पास सुरक्षित रखा है। इस चिट्ठी में दम पर बड़े बड़े व्यापारियों के बीच व्यापार होने लगा। यहीं से आज के मॉडर्न नोट पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। 7वीं सदी में चीन में सबसे पहले नोट का चलन सामने आता है और धीरे धीरे यह सिस्टम बहुत अच्छा चलने लगा। इसके बाद 13वीं सदी में यह पूरे यूरोप में फैल गया, जो कि एक मशहूर यात्री मार्को पोलो के कारण हुआ। राजा द्वारा गारंटी लेकर जो रसीद बनाती थी और चीन में जो चलन था उसे देखते हुए बहुत बाद में 16वीं सदी में यूरोप के आधिकारिक रूप से नोट छापना चालू हुआ। हालांकि ये नोट सोने की वैल्यू के आधार पर ही छपते थे। भारत में पहली बार 18वीं सदी के अंत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा नोट जारी किया गया था। करेंसी का इतिहास। यह कहानी है हजारों साल बाद की, जब इंसान वस्तु विनिमय के जरिए व्यापार कर रहा था। इस सिस्टम में आज के मॉडर्न शेयर मार्केट की पहली ईंट माना जा सकता है। वस्तु विनिमय का मतलब था एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे अगर आपको गेहूं के बदले चावल चाहिए तो मिल जाएगा, पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी। मान लीजिए किसी को कपड़े चाहिए, वो कपड़े वाले के पास गया और बदले में गेहूं ऑफर किया, लेकिन कपड़े वाले को गेहूं की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की समस्याओं के कारण यह सिस्टम टिक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा था और इंसान अपनी सभ्यता के सबसे अच्छे दौर में था। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ बुद्धिमान लोगों ने दिमाग लगाया और कौड़ियों का इस्तेमाल पहली करेंसी के रूप में होने लगा। समय बीता और व्यापार में पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इसमें भी एक दिक्कत आने लगी। कई बार लोग समुद्र के किनारे से मुफ्त में ढेर सारी कौड़ियाँ उठा लाते और मज़े करते, लेकिन इसी बीच व्यापार और फैला तो इस पर राजा की नज़र पड़ी। यह बड़ी दौर का था जब इंसान शुरुआती शहर और पक्के सड़कें बना रहा था। राजा व्यापार पर अपना नियंत्रण चाहता था, इसीलिए उसने तांबे के सिक्के बनवाए और सोने की मुद्राओं का दौर चालू हुआ। इसमें हर सिक्के के वजन के आधार पर यह तय होता था कि उसके बदले क्या वस्तु मिलेगी। कुछ समय बाद व्यापार और बढ़ा, इतना बढ़ा कि यह देश के बाहर समंदर पार तक होने लगा। अब बिजनेसमैन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इससे भारी सोने के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था और ऊपर से लूट का डर अलग था। जब फिर ज्ञानी लोगों ने दिमाग लगाया और बनाया कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक लिखित पर्ची जिसे राजा खुद लिख कर देता था और उस पर राज्य की मुहर लगी होती थी। इसका मतलब था कि राजा गारंटी लेता था कि इतना सोना मेरे पास सुरक्षित रखा है। इस चिट्ठी में दम पर बड़े बड़े व्यापारियों के बीच व्यापार होने लगा। यहीं से आज के मॉडर्न नोट पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। 7वीं सदी में चीन में सबसे पहले नोट का चलन सामने आता है और धीरे धीरे यह सिस्टम बहुत अच्छा चलने लगा। इसके बाद 13वीं सदी में यह पूरे यूरोप में फैल गया, जो कि एक मशहूर यात्री मार्को पोलो के कारण हुआ। राजा द्वारा गारंटी लेकर जो रसीद बनाती थी और चीन में जो चलन था उसे देखते हुए बहुत बाद में 16वीं सदी में यूरोप के आधिकारिक रूप से नोट छापना चालू हुआ। हालांकि ये नोट सोने की वैल्यू के आधार पर ही छपते थे। भारत में पहली बार 18वीं सदी के अंत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा नोट जारी किया गया था। कंपनी और शेयर मार्केट की शुरुआत। हमने बार्टर सिस्टम से लेकर आधुनिक नोट तक का सफ़र तय कर लिया है। अब वापस चलते हैं 16वीं सदी में, क्योंकि इस समय इंसान व्यापार तो कर ही रहा था, साथ ही साहूकारों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी यानी शेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया था। जब व्यापार और ज़्यादा बड़ा हुआ तो हिस्सेदारी में लोग भी बढ़ने लगे।
अब इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। यह कानून इस तरह के थे कि कौन क्या काम करेगा, समूह का गोल क्या होगा और प्रॉफिट के लिए कैसे काम किया जाएगा। इसी कानूनी ढांचे को आज हम कंपनी कहते हैं। दुनिया की पहली कंपनी 1602 में बनी, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यही कंपनी आगे जाकर भारत के गुलाम बनती है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यह कंपनी क्यों बनी? क्योंकि ये लोग मसालों के व्यापार में अपनी मोनोपोली चाहते थे। इसके लिए इन्हें बहुत बड़े फंड यानी पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू किया। यहीं से शेयर्स निकाले। इसको पहले एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक गेहूं के व्यापारी हो और आपके पास एक गोदाम है। आप चाहते हैं कि काश मेरे पास 10 और गोदाम होते, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। इसमें टोटल लागत 10,000 रुपये हैं और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं। तो बाकी के 5,000 रुपये जुटाने के लिए आप आपकी कंपनी से 50-50 रुपये के 10 हिस्से बनवा देते हैं। फिर लोग उन हिस्सों को खरीदते हैं। इसी को शेयर्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह 1602 में कंपनी भी थी और उनके शेयर्स भी थे, जिन्हें लोग आपस में खरीद और बेच सकते थे। इन शेयर्स को लेन देन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। मतलब जैसे सब्जी मंडी होती है, ठीक वैसे ही इस कंपनियों के शेयर्स के मार्केट ही शेयर मार्केट बोलते हैं। आज इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इसीलिए यह मार्केट डिजिटल हो गया है, जिससे मैं और आप आपके मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने शेयर मार्केट को जड़ से समझ लिया है। अगर आपको यह फिजिकली समझना, शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्या होता है और डे ट्रेंडिंग F&O मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। कंपनी और शेयर मार्केट की शुरुआत। हमने बार्टर सिस्टम से लेकर आधुनिक नोट तक का सफर तय कर लिया है। अब वापस चलते हैं 16वीं सदी में, क्योंकि इस समय इंसान व्यापार तो कर ही रहा था, साथ ही साहूकारों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी यानी शेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया था। जब व्यापार और ज़्यादा बड़ा हुआ तो हिस्सेदारी में लोग भी बढ़ने लगे। अब इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। यह कानून इस तरह के थे कि कौन क्या काम करेगा, समूह का गोल क्या होगा और प्रॉफिट के लिए कैसे काम किया जाएगा। इसी कानूनी ढांचे को आज हम कंपनी कहते हैं। दुनिया की पहली कंपनी 1602 में बनी, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यही कंपनी आगे जाकर भारत के गुलाम बनती है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यह कंपनी क्यों बनी? क्योंकि ये लोग मसालों के व्यापार में अपनी मोनोपोली चाहते थे। इसके लिए इन्हें बहुत बड़े फंड यानी पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू